कि अगर दक्षिण को जीतना है तो मराठा को हराना जरूरी है। इसके लिए औरंगजेब को एक भरोसेमंद बहादुर कमांडर की जरूरत थी। औरंगजेब के जमाने में मुगल जितने ताकतवर थे, इससे पहले और उनके बाद इतने ताकतवर नहीं रहे। 6 जनवरी 1664 को महाराज शिवाजी ने सूरत पर अटैक किया था और यह समय है जनवरी 1665। औरंगजेब ये बात समझ गए कि अब उनकी जिंदगी का आखिरी समय है। उन्होंने अपने बड़े बेटे, जो औरंगजेब के काफिले में अपनी बहन के साथ थे, अपने बड़े बेटे को बुलाया और औरंगजेब ने अपने बड़े बेटे को कुछ वसीयत की जो इस तरह से थी। हम जानेंगे इस पूरी कहानी में मुगल और मराठा के बारे में, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह और शिवाजी महाराज के बारे में। मैं हूं मिक्की व्लॉगर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मिक्की व्लॉग्स। इतिहास बनाने के लिए इंसान का बहादुर होना जरूरी है। जैसे कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह और शिवाजी महाराज, ये दोनों बहादुर योद्धा और अपने जमाने के महान सम्राट थे। लेकिन दोनों के बीच दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही थी। दोनों के बीच खत किताबत का आदान प्रदान होता रहता था, लेकिन दोनों भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे। इसलिए दोनों के बीच जंग का होना तय था। अब अगर दोनों के बीच में जंग होती है तो कोई एक ही जीतेगा, लेकिन जीत जीत होती है और हार हार होती है। जीत चाहे 1 रन से हो या 1 विकेट से, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और चलते हैं उस दौर में और समझते हैं मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य की इस कंट्रोवर्सी को। लेकिन इससे पहले औरंगजेब की जिंदगी पर एक नजर डालते हैं। औरंगजेब का सपना था दक्षिण को जीतने का, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। नॉर्थ में मुगल शासन रूल कर रहा था और दक्षिण में आदिलशाही डायनेस्टी और मराठा साम्राज्य का राज था। और उस वक्त तक औरंगजेब बादशाह नहीं बने थे। उस वक्त में शाहजहां का दौर था और शाहजहां भी दक्कन को जीतना चाहते थे, लेकिन औरंगजेब में जो बात थी वो शाहजहां में नहीं थी। शाहजहां अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में थे। उनकी पूरी जिंदगी, पूरा जीवन फिजूल खर्ची, शौकीन मिजाज और निर्माणों में ही गुजर गई। इस चीज को औरंगजेब बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से देख रहे थे और एक एक चीज को नोट कर रहे थे, क्योंकि औरंगजेब के मिजाज में और शाहजहां के मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है और बाप बेटों को उनकी सोच ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग बनाती थी। औरंगजेब को ना तो तख्त व ताज का लालच था और ना ही बादशाहत करने का लालच था। मेरी ये बात आपको बड़ी अजीब सी लग रही होगी सुनने में, लेकिन ब्लॉग के आखिर में आप मेरी इस बात को समझ जाएंगे कि औरंगजेब किस मिजाज के और किस तरह के इंसान थे, उनका जीवन किस तरह का था। बहरहाल इसी बीच शाहजहां काफी बीमार पड़ गए और बीमारी में एक लंबा अरसा गुजर गया। लोगों को ये लगने लगा कि अब शाहजहां हुकूमत के लायक नहीं है और इसी बात को सामने रखकर उनके बेटों में आपस में गद्दी को लेकर छीना झपटी शुरू हो गई और उनके बड़े बेटे दारा सिक्को, जो लगभग गद्दी पर बैठ ही चुके थे, औरंगजेब ने दारा सिक्को को खदेड़ दिया और राजस्थान के अलवर जिले के कांकवाड़ी फोर्ट में कैद करवा दिया। और औरंगजेब इस बीच अपने आप को बादशाह घोषित कर देते हैं और खुद मुगल सल्तनत की गद्दी पर बैठ जाते हैं और शाहजहां को आगरा के रेड फोर्ट में नजरबंद करवा देते हैं, इसलिए ताकि शाहजहां उनके कामकाज में टांग ना अड़ाए और उनके हुकूमत के किसी भी चीज में दखलंदाजी ना करे। फिर इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और थोड़ा सा जानते हैं महाराज शिवाजी और मराठा साम्राज्य के बारे में। मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज थे। उनका जन्म 20 अप्रैल 1627 को पुणे के शिवनेर किले में हुआ था। शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के सबसे मजबूत शासक थे। उनके सामने 3 बड़े चैलेंज थे जिनसे उनका मुकाबला था। नंबर 1 मुगल, नंबर 2 आदिलशाही डायनेस्टी और नंबर 3 ब्रिटिशर्स, जिनसे कि इन पर तीनों तरफ से हमलों का खतरा बना रहता था। औरंगजेब जो उस समय तक बादशाह नहीं बने थे, शाहजहां का दौर था। शाहजहां ने औरंगजेब को साउथ की यानी दक्षिण की जिम्मेदारी दे रखी थी। औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी को खत लिखा कि हमसे हाथ मिला लो और मिलकर लड़ते हैं आदिलशाही डायनेस्टी से। शिवाजी ने इनकार कर दिया। औरंगजेब बादशाह बनते इससे पहले ही शाहजहां के दौर में छत्रपति शिवाजी ने कई किले जीत लिए और मराठा साम्राज्य का विस्तार करके एक मजबूत साम्राज्य स्थापित कर लिया।
आप सोच रहे होंगे कि आदिल शाही डायनेस्टी कौन है। शायद आपने पहले ना सुना हो तो ये भी जान लीजिए। बहमानिक किंगडम से 5 ब्रांचें स्प्रेड हुई थी जिन्होंने डेक्कन सल्तनत की बुनियाद रखी थी। नॉर्थ में मुग़ल का शासन था और साउथ में, यानी कि जो साउथ का एरिया है जिसे हम दक्कन कहते हैं, वहाँ पर आदिल शाही डायनेस्टी रूल कर रही थी और कुछ हिस्सों में मराठा साम्राज्य का भी वहाँ पे दखल था। पीछे आपने जाना था कि दारा सिखों को हराकर औरंगजेब गद्दी पर काबिज हो गए थे। अब आधिकारिक तौर पर 1659 को औरंगजेब मुग़ल सल्तनत के बादशाह बन जाते हैं और अब यहाँ से शुरू होता है मराठा वर्सेस मुग़ल, औरंगजेब बनाम शिवाजी महाराज। सोलह में औरंगजेब मुगल बादशाह बनते हैं और 1660 में औरंगजेब अपने मामू शाइस्ता खान को महाराष्ट्र के पुणे की ओर भेजते हैं कई मुगल सैनिकों के साथ, और एक जंग होती है जिसे बैटल ऑफ पवनखिंड कहते हैं। इस जंग में शाइस्ता खान पुणे के किले को जीत लेते हैं जो कि महाराज शिवाजी का मेन सेंटर होता था। इसके बाद मुगल एक के बाद एक कई अटैक करते हैं और शिवाजी को खदेड़ना शुरू कर देते हैं। इसके बाद महाराज शिवाजी को काफी नुकसान झेलना पड़ता है। इसके बाद 1663 को शिवाजी पुणे के किले में घुसकर शाइस्ता खान को कत्ल कर देते हैं और उनके बेटे को भी कत्ल कर देते हैं और पुणे के किले पर दोबारा कब्जा कर लेते हैं और शाइस्ता खान के बेटे की 3 उंगलियां काट देते हैं। इसके बाद शिवाजी एक खतरनाक रणनीति बनाते हैं जो शायद उनके जीवन की एक अहम गलती साबित होती है। और वो गलती ये है कि महाराज शिवाजी सूरत पर अटैक करके सूरत को लूटने का प्लान बनाते हैं। सूरत एक मालदार शहर था, वेल्दी सिटी ऑफ सूरत। समय सूरत के गवर्नर इनायत खान थे जिन्हें मुगल ने वहां अपॉइंट किया हुआ था और उनको सूरत की जिम्मेदारी दे रखी थी। सूरत का पूरा इलाका इनायत खान ही देखते थे मुगल की तरफ से। सन 1664 में महाराज शिवाजी सूरत पर अटैक कर देते हैं और इनायत खान को भी कत्ल कर देते हैं और सूरत में कत्लेआम शुरू हो जाता है। जमकर सूरत को लूटा जाता है। ये पूरी लूट मारी 3 दिनों तक चलती है, 6 जनवरी से लेकर और 10 जनवरी तक के। सूरत की इस पूरी घटना का इल्म जब औरंगजेब को होता है तो औरंगजेब सोचने में पड़ जाते हैं। औरंगजेब को ये पूरी घटना अंदर से हिला के रख देती है। औरंगजेब इस सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये सब कुछ कैसे और किस तरह से हो गया। इसके बाद औरंगजेब शिवाजी के साथ आर पार का मूड बना लेते हैं। औरंगजेब सूरत घटना के बाद से ये बात अच्छी तरह से जान लेते हैं कि मराठा साम्राज्य की कमर तोड़नी और उन्हें उन्हीं के घर में घुसकर मारना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि मराठा छापामार गोरिल्ला फाइट में माहिर हैं और महाराज शिवाजी को इस बात का बेनिफिट है कि उनके किले खतरनाक जंगलों और पहाड़ों की ऊंचाइयों पर है। इसके बिलमुकाबिल मुगल की ताकत उनके घोड़े और हाथियों की फौज है जो पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते। ऐसी स्थिति में ये जंग मुगल के लिए इतनी आसान नहीं होगी। ये बात औरंगजेब अच्छी तरह से जानते थे और ये भी जानते थे कि अगर दक्षिण को जीतना है तो मराठा को हराना जरूरी है। इसके लिए औरंगजेब को एक भरोसेमंद बहादुर कमांडर की जरूरत थी जिसके नेतृत्व में ये जंग लड़ी जा सके। तभी उन्हें अपने एक बहादुर भरोसेमंद शख्स के बारे में विचार आया। कमाल की बात यह है कि उनका ये बहादुर भरोसेमंद शख्स कोई मुस्लिम कमांडर नहीं था, बल्कि ये एक हिंदू जाबाज योद्धा था मुगल साम्राज्य के अंदर, जिनका नाम था मिर्जा राजा जय सिंह। ये मिर्जा राजा जय सिंह अंबर के राजा थे, यानी कि आज का जयपुर। पहले जयपुर का नाम अंबर था, बाद में इसका नाम बदल कर जयपुर कर दिया गया, यानी कि ये जयपुर के राजा थे। ये 12 साल की उम्र में अनाथ हो गए थे। 1617 में 1617 में इन्हें मुगल आर्मी में अपॉइंट किया गया था और मुगल की छत्र छाया में ये बड़े पदे थे। युद्ध की रणनीति बनाने में ये बहुत माहिर थे और बातचीत करने में बहुत एक्सपर्ट थे। पर्शियन टर्किश बोलने में राजा जय सिंह माहिर थे। अफगान राजपूतों के ये लीडर थे। औरंगजेब से इन्होंने एक भारी भरकम फौज की मांग की। औरंगजेब ने कई बड़े बड़े कमांडर इनके साथ किए और कहा कि युद्ध में राजा जय सिंह का साथ दें और युद्ध में राजा जय सिंह को फॉलो करें मराठा के खिलाफ। और राजा जय सिंह एक बहुत बड़ी भारी भरकम की फौज लेकर मराठा साम्राज्य से युद्ध के लिए निकल पड़े। 6 जनवरी 1664 1664 को महाराज शिवाजी ने सूरत पर अटैक किया था और यह समय है
जनवरी 1665 1665 का, यानी राजा जयसिंह ने मराठाओं के साथ युद्ध का पूरा प्लान जनवरी 1665 में बनाया और मार्च आते आते राजा जयसिंह महाराज शिवाजी को हराने के लिए पुणे में कूच कर जाते हैं। महाराज शिवाजी की राजधानी पुरंदर में होती है, पुणे से 40 किलोमीटर दूर, और महाराजा शिवाजी पुरंदर किले में ही होते हैं। राजा जयसिंह अपने पूरे लाव लश्कर के साथ पुणे के एरिया में पहुंच जाते हैं, जहां से महाराज शिवाजी का सेंटर पुरंदर 40 किलोमीटर की दूरी पर है। और राजा जयसिंह पूरी युद्ध की जो कार्रवाई है वो पुणे से शुरू करते हैं। सबसे पहले राजा जयसिंह, जैसे मैंने बताया कि एक कुशल रणनीतिकार थे, युद्ध के माहिर थे। सबसे पहले वो मराठाओं की, शिवाजी की छोटी छोटी चौकियों के ऊपर हमला करते हैं और उन्हें नेस्त नाबूद करते हैं। एक एक करके वो मराठा साम्राज्य की चौकियों पर कब्जा करते चले जाते हैं और धीरे धीरे वो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जितने भी रास्ते में चौकियां, गांव और इलाके पड़ते थे, उन सबको वो कैप्चर करते चले जाते हैं और अपनी पूरी सेना के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं। और जो रास्ते में किले वगैरह पड़ते हैं, उन किले को भी वो कैप्चर करते चले जाते हैं। तो इस तरह से एक बहुत बड़ी कार्रवाई को वो पुणे से अंजाम देते हैं अपनी पूरी फोर्स के साथ में। राजा जयसिंह का ये हमला इतना भयंकर था, इतना खतरनाक था कि इस हमले की घबराहट से मराठा साम्राज्य के कई सैनिक इलाकों को छोड़ते हुए चले गए और भागते हुए चले गए, और कईयों ने सरेंडर कर दिया और मराठा साम्राज्य के कई कमांडर ने इलाकों को छोड़ दिया। जिस वक्त में ये हमले हो रहे थे और राजा जयसिंह के नेतृत्व में मुगल फोर्स आगे की तरफ को बढ़ रही थी, उस वक्त में जैसे कि मैंने पीछे बताया था कि महाराज शिवाजी उस वक्त पुरंदर के अपने किले के ही अंदर थे। ना तो वो किले से बाहर आए और ना ही उन्होंने इस हमले को रोकने की कोशिश की, जो हमले राजा जयसिंह के जरिए से मराठा साम्राज्य के ऊपर हो रहे थे। फिर 29 मार्च को मुगल आर्मी राजा जयसिंह के नेतृत्व में पुरंदर के किले को चारों तरफ से घेर लेते हैं और पुरंदर किले की सीज शुरू हो जाती है। और महाराज शिवाजी समझ जाते हैं कि अब लड़ने से कोई फायदा नहीं है। और जून आते आते राजा जयसिंह ने पुरंदर किले को, जो कि महाराज शिवाजी का सेंटर था, महाराज शिवाजी समेत पूरे किले को अपने अंडर में ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर सूरत की तरह कत्लेआम, लूटमारी नहीं की गई। शिवाजी ने अपनी हार स्वीकार कर ली और इस तरह मुगल के हाथों मराठाओं की हार हुई और शिवाजी को मुगलों के सामने घुटने टेकने पड़े। और इसके बाद राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पुरंदर की संधि कहते हैं। क्या थी यह संधि? इस पुरंदर संधि का दिन क्या था? 22 जून 1665। और इसमें शर्तें क्या क्या थी? इसमें कुल 4 शर्तें मुगल की तरफ से महाराज शिवाजी के सामने रखी गई, जिसमें नंबर 1 सबसे पहली शर्त ये थी कि महाराज शिवाजी अपने 23 किले, जिनकी आय प्रतिवर्ष 4 लाख हुंड थी, उस जमाने में हुंड चलता था, तो वो महाराज शिवाजी मुगलों को देंगे। और महाराज शिवाजी को पहली शर्त के मुताबिक वो अपने 23 किले मुगलों को देना पड़ा। इस पुरंदर संधि की दूसरी शर्त क्या थी? इसकी दूसरी शर्त थी कि राजा जयसिंह ने महाराज शिवाजी के सामने दूसरी शर्त रखी कि आप युद्ध में हार गए हैं और जिस तरह से आप झुककर फैसला कर रहे हैं, इसके तहत जो 23 किले आपने हमें दिए हैं, उसमें से 12 किले आप अपने पास रख सकते हैं, जिनकी आय 1 लाख प्रति वर्ष हुंड की थी। और ये कम आय वाले किले थे, जो राजा जयसिंह ने महाराज शिवाजी को दे दिए वापस। इस संधि में राजा जयसिंह ने महाराज शिवाजी के सामने अपनी तीसरी शर्त रखी कि आपका जो बेटा है संभाजी महाराज, जिसकी उम्र उस वक्त में 6 से 7 वर्ष की बताई जाती है, उन्हें आप मुगल दरबार में भेजेंगे और जिसके बदले में आपको 5000 का मनसब दिया जाएगा। ये मनसब प्रथा अकबर के जमाने में लागू हुई थी। और राजा जयसिंह ने कहा कि आपके बेटे को मुगल दरबार में पूरा मान व सम्मान दिया जाएगा। महाराज शिवाजी ने इस शर्त को भी राजा जयसिंह की कबूल कर ली। राजा जयसिंह ने महाराज शिवाजी के सामने अपनी चौथी शर्त रखी कि जिस वक्त में मुगल बीजापुर पर अटैक करेंगे, बीजापुर ब्राह्मणी साम्राज्य कहलाता था, उस वक्त में महाराज शिवाजी को मुगलों का साथ देना पड़ेगा। तो जिस वक्त में राजा जयसिंह ने बीजापुर पर अटैक किया था, तो महाराज शिवाजी को मुगलों का साथ देना पड़ा था। और इस संधि में जो चौथी शर्त थी, उसमें साथ में यह भी था कि मुगल महाराज शिवाजी को बालाघाट और कोंकण का जो इलाका देंगे, उसके बदले में महाराज शिवाजी को मुगलों को 40 लाख हुंड देने पड़ेंगे। ये चारों ही शर्तें महाराज शिवाजी को झुककर स्वीकार करनी पड़ी। इस पूरे समझौते पे राजा जयसिंह ने औरंगजेब की तरफ से साइन किए थे और साथ ही राजा जयसिंह ने महाराज शिवाजी को आगरा चलने के लिए मना लिया था। कुछ लोगों का कहना है कि महाराज शिवाजी दिल्ली के लाल किले में गए थे, लेकिन ज़्यादातर लोगों का कहना यह है कि महाराज शिवाजी औरंगजेब से
आगरा के रेड फोर्ट में मिलने गए थे। जब महाराज शिवाजी आगरा के रेड फोर्ट में पहुंचे तो वहां पर उनका स्वागत किसी तीसरे दर्जे के लोगों से करवाया गया। तो उनको ऐसा लगा कि ये मेरी बेइज्जती है और उनको लगा कि ये वो मान सम्मान मुझे यहाँ पे नहीं मिला है, और उन्हें कुछ ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उन्हें यहाँ कैद कर लिया जाएगा या उन्हें नज़रबंद कर दिया जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें आगरा के रेड फोर्ट में नज़रबंद कर दिया गया था, लेकिन महाराज शिवाजी ने बहुत चतुराई के साथ अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए, लोग लिखते हैं कि उन्होंने एक फल की टोकरी में बैठ के मैं अपने बेटों के साथ और आगरा के रेड फोर्ट से वो बाहर की तरफ निकल गए और वहां से फिर वो मथुरा पहुंचे और फिर मथुरा से वो महाराष्ट्र के इलाके में पहुंचे। बहरहाल 3 अप्रैल 1680 को महाराज शिवाजी का निधन रायगढ़ किले में हो गया था। उसके बाद उनके बेटे संभाजी महाराज को छत्रपति की पदवी से नवाजा गया और मराठा प्रमुख बनाया गया। संभाजी महाराज भी अपने पिता ही की तरह दिलेर और बहादुर माने जाते थे। मराठा मुगल टकराव चलता रहा। इसी बीच 1682 को औरंगजेब ने हमेशा के लिए दिल्ली छोड़कर दक्खन की ओर जाने और दक्खन को जीतने का मन बना लिया और वो दिल्ली छोड़कर दक्खन के अभियान पर निकल पड़े। औरंगजेब के दक्खन अभियान के दौरान ही संभाजी के करीबियों ने ही उन्हें मुगलों के हाथों पकड़वा दिया। 11 मार्च सन 1689 को औरंगजेब ने संभाजी को मौत के घाट उतार दिया। उस समय इनकी उम्र 31 बरस की थी। इनकी मौत को लेकर इतिहासकार कई तरह की बातें लिखते हैं। संभाजी महाराज की मौत के बाद मराठा साम्राज्य में गद्दी को लेकर काफी उठापटक का दौर शुरू हो गया। ये एक लंबी कहानी है। औरंगजेब के दक्षिण अभियान के दौरान औरंगजेब ने दिल्ली को छोड़ दिया था, लाल किले की गद्दी को भी छोड़ दिया था। अब औरंगजेब का काफिला जिस इलाके से गुजरता था तो औरंगजेब की जो मुगल राजधानी थी वो एक चलती फिरती राजधानी होती थी, और जब औरंगजेब किसी इलाके पर कयाम करते थे तो वहां उनका काफिला ठहरता था। तो उन्हें उस काफिले को ठहराने के लिए मीलों लंबी दूर तक की जगह की जरूरत पड़ती थी, जिसमें 200 बाजार, 15,000 ऊंट, 30,000 हाथी और 50,000 घोड़े हुआ करते थे। इस तरह से औरंगजेब ने दक्षिण को जीतने के लिए गांव दर गांव, शहर दर शहर, नदी दर नदी, जंगल दर जंगल घूमते हुए काफिले को लेकर आगे बढ़ते हुए इस सफर के अंदर 24 साल गुजार दिए। दक्षिण को जीतने के सपने को लेकर निकले औरंगजेब ने ये 24 साल बगैर किसी ऐश्वर्य आराम के ही गुजार दिए अपनी जिंदगी के इस बादशाहत दौर के अंदर। बहरहाल मुगल सल्तनत के बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ही थे। लोग कहते हैं कि उन्होंने तख्त व ताज और गद्दी के लिए अपने पिता शाहजहां को जेल में डलवा दिया था, लेकिन जो शख्स तख्त और ताज और हुकूमत के अंदर रहकर अपनी जिंदगी के 24 साल यूं जंगलों में गुजार दे, तो आप अंदाजा लगाइए कि उस शख्स को तख्त व ताज और गद्दी का कितना लालच होगा। अपनी पूरी जिंदगी में सरकारी खजाने से पब्लिक का पैसा अपने ऊपर खर्च नहीं किया, बल्कि औरंगजेब ने पब्लिक का पैसा पब्लिक के ही ऊपर खर्च किया था। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि औरंगजेब करते क्या थे, वो कमाते कैसे थे, वो अपने ऊपर कैसे खर्च करते थे। तो इस बात को आप आगे जानेंगे कि औरंगजेब कैसे कमाते थे और अपनी जरूरतों को कैसा पूरा करते थे। औरंगजेब ने सरकारी खजाने से, पब्लिक के पैसे से अपने जीवन में कोई निर्माण नहीं कराया, जिस तरह से शाहजहां ने कराया था। औरंगजेब का कोई निर्माण आपको भारतीय इतिहास के अंदर नहीं मिलता कि औरंगजेब ने कहीं पब्लिक का पैसा, सरकारी खजाने का पैसा बेफजूल बहाया हो। लेकिन औरंगजेब किस तरह के इंसान थे वो धीरे धीरे आपको ब्लॉग के आखिर तक पता चल जाएगा। कहते हैं कि औरंगजेब एक कट्टर हिंदू विरोधी बादशाह थे। तो आप ये भी जान लीजिए कि औरंगजेब सरकारी खजाने से 100 मंदिरों को चंदा दिया करते थे, और उनके दरबार में मुसलमानों से ज़्यादा संख्या उनके दरबारियों में हिंदुओं की थी। और जैसे कि आपने पीछे जाना कि औरंगजेब का सबसे ज़्यादा भरोसेमंद कमांडर राजा जयसिंह ही थे, और औरंगजेब से पहले अकबर के ज़माने में अकबर के जो वित्त मंत्री थे, अकबर के जो खजांची थे, वो राजा टोडरमल थे। और औरंगजेब के ज़माने में औरंगजेब के वित्त मंत्री, औरंगजेब के जो खजांची थे, वो राजा टोडरमल के परपोते ही थे। औरंगजेब के जमाने में हिंदुओं ने औरंगजेब से कहा था कि हमारे आस्था का केंद्र कैलाश मानसरोवर पर चाइना ने कब्जा कर लिया है। इसी के साथ औरंगजेब ने चाइना के राजा को खत लिखा कि तुमने हमारे हिंदू भाइयों की जमीन यानी कि कैलाश मानसरोवर पर कब्जा कर लिया है, वो उन्हें लौटा दो। जब 1.5 महीने तक कोई जवाब चाइना की तरफ से नहीं आया तो औरंगजेब ने चाइना पर चढ़ाई कर दी और महज 15 घंटे में चाइना से कैलाश मानसरोवर को हासिल करके हिंदुओं को दे दिया।
की आज़ादी के बाद 1947-48 में चाइना ने कैलाश मानसरोवर पर दोबारा से कब्जा कर लिया और आज भी कैलाश मानसरोवर चाइना के ही अंडर में है। औरंगजेब को अगर समझना है तो औरंगजेब के बारे में सही इतिहास पढ़ो। अक्सर फिल्मों में सच नहीं दिखाया जाता है। बहरहाल औरंगजेब ने दक्कन को फतेह कर लिया और इसी के साथ वे भारतीय इतिहास के पहले ऐसे बादशाह बन गए जिसने पूरे भारत को जीत लिया हो और उन्होंने पूरे भारत में अपनी जीत का परचम लहरा दिया। औरंगजेब के जमाने में मुगल जितने ताकतवर थे इससे पहले और उनके बाद इतने ताकतवर नहीं रहे। औरंगजेब का जो दौर था वो दौर भारतीय इतिहास में किसी बादशाह का नहीं था। 1705 के आसपास में औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की तबीयत काफी बिगड़ गई। उस वक्त में उनकी उम्र 86 साल की थी। बीजापुर कैंपेन के दौरान औरंगजेब ने वापस दिल्ली जाने पर विचार किया, लेकिन जिस्म में इतनी ताकत नहीं थी कि वो दिल्ली तक अपने काफिले को लेकर पहुंच पाए। कृष्णा नदी के किनारे देवापुर पर काफिले को रोका गया और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का काफिला वहां पर 6 महीने तक रुका रहा। 6 महीने के बाद आगे का सफर शुरू होता है। जिस्म में इतनी ताकत नहीं थी कि घोड़े पे, हाथी पे या ऊंट पर बैठकर सफर कर सके। कुछ आदमियों की मदद से पालकी पर बैठकर सफर किया आगे का और अपनी बीमारी के आखिरी वक्त में भी 5 वक्त की नमाज पढ़ते रहे, कुरान लिखते रहे और टोपियां सिलते रहे। बादशाहत के जमाने में यही उनका कारोबार था। कभी पब्लिक का पैसा उन्होंने अपने ऊपर खर्च नहीं किया। टोपियां सिल के और कुरान की प्रतिलिपि लिखकर उसको जो बेचते थे उससे जो पैसा आता था वो अपने ऊपर खर्च करते थे, अपनी जरूरतों पे खर्च करते थे। उनका जीवन बहुत सादा था, खिचड़ी खाते थे, बहुत ज्यादा रंगीन मिजाज उनका था नहीं, बहुत सिंपल जीवन उनका था। औरंगजेब ये बात समझ गए कि अब उनकी जिंदगी का आखिरी समय है। उन्होंने अपने बड़े बेटे औरंगजेब के काफिले में अपनी बहन के साथ थे, अपने बड़े बेटे को बुलाया और औरंगजेब ने अपने बड़े बेटे को कुछ वसीयत की जो इस तरह से थी। मैं अकेला आया था और एक अजनबी की तरह इस दुनिया से जाऊंगा। औरंगजेब की वसीयत थी कि मेरे मरने के बाद कोई शाही जनाजा ना निकाला जाए, बहुत सादगी से दफन किया जाए और ना ही कोई नाच गाना हो और ना ही किसी तरह का कोई संगीत हो। मेरी कब्र पर कोई गुंबद मकबरा ना बनाया जाए और मेरी कब्र को पक्का भी ना किया जाए। बस पत्थर का साइड से एक चबूतरा बना सकते हो। मेरी कब्र में मेरे चेहरे को ना ढका जाए ताकि मैं खुली आंखों से अल्लाह का सामना कर सकूं। मैंने टोपियां सिलकर 4 रुपए 3 आने कमाए हैं। मेरे कफन दफन का इंतजाम इसी से करना, इसमें हुकूमत का पैसा ना लगे। मैंने कुरान लिखकर 5 रुपए 4 आने कमाए हैं, इसे काजी गरीबों में बांट देना। जनवरी 1707 को औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का काफिला अहमदनगर पहुंचा और इस पूरे काफिले ने लगभग अहमदनगर में 1 साल तक कायम किया। उसके बाद 3 मार्च 1707 को औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने आखिरी सांस ली। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की वसीयत थी कि जहां भी मेरा विसाल हो मुझे वहीं आसपास कहीं पे दफना देना। उनके बेटे आजम शाह और बेटी जैनतुन्निसा जो उस वक्त उनके साथ ही थे, अपने पिता के जनाजे को औरंगाबाद में स्थित खुलदाबाद ले गए और वहीं उनका कफन दफन किया गया। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को शेख जैनुद्दीन साहब की दरगाह के बाजू में ही दफन किया गया। शेख जैनुद्दीन को औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह अपना पीर, अपना उस्ताद माना करते थे, इसलिए उनके बेटों ने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की जो कब्र बनाई वो उनके पीर शेख जैनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के बराबर में ही बनाई। तो ये कहानी थी औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की, जो पूरे भारत के, पूरे देश के बादशाह थे। उन्होंने ये दिखाया कि एक बादशाह को अपना जीवन कैसे गुजारना चाहिए, पब्लिक के पैसों से नहीं बल्कि अपनी मेहनत से कमाकर अपनी जिंदगी का गुजर बसर करना चाहिए। इसका एक पूरा नमूना औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जिंदगी में दिखाया। अब समझे आप औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की कैसी जिंदगी थी। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि उनके पिता शाहजहां और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के विचार, उनकी सोच आपस में बिल्कुल नहीं मिलती थी। दोनों के बीच में जमीन आसमान का फर्क था। अब मिलेंगे आपसे अपने फिर अगले एक नए व्लॉग में।